जरा कल्पना कीजिए, YouTube पर एक टीजर रिलीज होता है, कुछ ही मिनटों में लाखों व्यूज, हजारों कमेंट्स, सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़, फैन वॉर शुरू। लेकिन इस बार बहस ये नहीं थी कि कौन सी फिल्म ज्यादा बड़ी हिट होगी। लोग एक बिल्कुल अलग सवाल पूछ रहे थे, क्या बॉलीवुड देशभक्ति वाली फिल्मों की आत्मा को पूरी तरह भूल चुका है? क्योंकि पिछले 15 सालों में बॉलीवुड की एक फॉर्मूला मशीन बन चुकी थी, रॉ एजेंट। इसी एजेंट, भारत पाकिस्तान संघर्ष, सीक्रेट मिशन, बॉर्डर पार ऑपरेशन, देशभक्ति के डायलॉग और अंत में तिरंगे के सामने जीत। यह फॉर्मूला बार बार चला, दर्शकों ने पसंद किया, बॉक्स ऑफिस ने पैसा दिया, स्टूडियो ने और ऐसी फिल्में बनाई। लेकिन फिर धीरे धीरे दर्शक बदलने लगे। लोगों ने सवाल पूछना शुरू किया, क्या हर जासूसी कहानी सिर्फ पाकिस्तान तक ही सीमित है? क्या दुनिया की सारी इंटेलिजेंस लड़ाइयां सिर्फ गोली और बम से लड़ी जाती है? क्या आधुनिक युद्ध सिर्फ बॉर्डर पर होता है, या असली लड़ाई कहीं और चल रही है? और यहीं से शुरू होती है दो फिल्मों की कहानी। एक तरफ है वारिफ की अल्फा, दूसरी तरफ है धुरंधर। दोनों देशभक्ति की बात करती है, दोनों इंटेलिजेंस दुनिया की बात करती है, लेकिन दोनों की सोच पूरी तरह अलग है। और यही वजह है कि इंटरनेट पर इन दोनों फिल्मों की तुलना इतनी तेजी से होने लगी। बॉलीवुड का स्पाई यूनिवर्स कैसे बना? अल्फा को समझने के लिए पहले स्पाई यूनिवर्स को समझना पड़ेगा। कहानी शुरू होती है एक था टाइगर से। उस समय बॉलीवुड ने एक नया रास्ता चुना, हॉलीवुड के मार्वल यूनिवर्स की तरह अपना खुद का यूनिवर्स बनाने का सपना। लेकिन सुपर हीरोज की जगह यहाँ रॉ एजेंट थे। टाइगर आया, फिल्म हिट हुई, फिर टाइगर जिंदा है आई, और बड़ी हिट हुई, फिर वॉर, फिर पठान, फिर टाइगर 3, और देखते ही देखते एक पूरा स्पाई यूनिवर्स तैयार हो गया। हर फिल्म का पैमाना बढ़ता गया, बड़े एक्शन सीक्वेंस, बड़े स्टार्स, बड़े बजट, बड़े विलेन, और दर्शकों को ऐसा महसूस कराया गया कि रॉ एजेंट लगभग सुपर हीरो है। वे अकेले देशों को बचा सकते हैं, सरकारों को गिरा सकते हैं, दुनिया की दिशा बदल सकते हैं। ये मनोरंजन के लिए शानदार था, लेकिन एक समस्या भी थी। धीरे धीरे ये दुनिया वास्तविकता से बहुत दूर जाने लगी। अल्फा से उम्मीदें इतनी बड़ी क्यों थी? जब वारिफ ने अल्फा की घोषणा की, लोगों की उत्सुकता अलग स्तर पर थी। क्यों? क्योंकि पहली बार स्पाई यूनिवर्स में महिला एजेंट्स केंद्र में थी। बड़े स्टार्स, बड़ा बजट, बड़ा स्टूडियो, और पहले से मौजूद स्पाई यूनिवर्स का ब्रांड। लोगों को लगा कि शायद इस बार कुछ नया देखने को मिलेगा। शायद जासूसी की दुनिया को एक अलग नजरिए से दिखाया जाएगा। शायद आधुनिक युद्ध की नई परिभाषा दिखाई जाएगी। लेकिन जैसे ही पहला टीजर आया, इंटरनेट पर प्रतिक्रियाएं दो हिस्सों में बंट गई। कुछ लोगों को यह पसंद आया, लेकिन बहुत सारे लोगों ने कहा, हम ये सब पहले भी देख चुके हैं। फिर वही स्लो मोशन एंट्री, फिर वही स्टाइलाइज्ड एक्शन, फिर वही ग्लोबल मिशन, फिर वही स्पाई यूनिवर्स वाला टोन। और यहीं पर धुरंधर की चर्चा शुरू हुई। धुरंधर क्यों अलग लग रही है? धुरंधर का टीजर आया और लोगों ने तुरंत एक चीज नोटिस की। यह फिल्म खुद को सुपर हीरो फिल्म की तरह नहीं बेच रही थी। ये एक ऑपरेशन की तरह लग रही थी, एक मिशन की तरह, एक ऐसी दुनिया की तरह जहां असली एजेंसियां काम करती हैं, जहां फैसले ग्रे जोन में होते हैं, जहां दुश्मन हमेशा यूनिफॉर्म पहनकर नहीं आता, जहां युद्ध हमेशा बॉर्डर पर नहीं होता, और सबसे महत्वपूर्ण बात, जहां देशभक्ति सिर्फ नारे नहीं होती बल्कि रणनीति होती है। यहीं से लोगों ने कहना शुरू किया, यह फिल्म स्पाई यूनिवर्स से ज्यादा वास्तविक लग रही है। असली जासूसी दुनिया कैसी होती है? यहाँ सबसे बड़ी गलतफहमी पैदा होती है। जब लोग जासूसी एजेंसियों के बारे में सोचते हैं तो उनके दिमाग में क्या आता है? बंदूकें, कार चेस, एक्शन, फाइट। लेकिन वास्तविक दुनिया में इंटेलिजेंस एजेंसियों का काम बिल्कुल अलग होता है। उनकी सबसे बड़ी जीत वही होती है जिसके बारे में जनता को कभी पता ही नहीं चलता। कोई धमाका नहीं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई फिल्मी क्लाइमेक्स नहीं, सिर्फ जानकारी, सिर्फ नेटवर्क, सिर्फ प्रभाव। आज की दुनिया में युद्ध का बड़ा हिस्सा डेटा से लड़ा जाता है, साइबर नेटवर्क से, सैटेलाइट से, आर्थिक दबाव से, सूचना युद्ध से। और यहीं पर बहुत से दर्शकों को लगा कि धुरंधर शायद उस दिशा में जाने की कोशिश कर रही है, जबकि अल्फा अभी भी पुराने स्पाई यूनिवर्स के फॉर्मूले में फंसी हुई दिखाई दे रही है। लेकिन असली सवाल अभी बाकी है,
क्या अल्फा सच में पुरानी सोच का प्रतिनिधित्व करती है, या लोग बहुत जल्दी निष्कर्ष निकाल रहे हैं? और क्या धुरंधर वास्तव में उतनी ही यथार्थवादी होगी जितनी दिखाई जा रही है? क्योंकि भारत की जासूसी दुनिया की वास्तविक कहानी पाकिस्तान से कहीं बड़ी है। उसमें चीन है, साइबर युद्ध है, आर्थिक युद्ध है, टेक्नोलॉजी है, एआई है, डेटा है। और अगले भाग में हम समझेंगे कि क्यों भारत की वास्तविक इंटेलिजेंस लड़ाई अब 1990 के दशक वाली नहीं रही, और क्यों शायद बॉलीवुड अभी भी पुरानी दुनिया में फंसा हुआ है। जब अल्फा का टीजर आया, लोगों ने कहा फिर वही रो वर्सेस इसी। जब धुरंधर का टीजर आया, लोगों ने कहा ये कुछ अलग लग रही है। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि कौन सी फिल्म बेहतर दिख रही है। असली सवाल है भारत की वास्तविक इंटेलिजेंस लड़ाई आखिर है कहाँ? क्योंकि अगर आप आज भी सोचते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी जासूसी लड़ाई सीमा पार एजेंट भेजने और दुश्मन को खत्म करने तक सीमित है, तो आप 20 साल पुरानी दुनिया में जी रहे हैं। आज का युद्ध बिल्कुल अलग है, और शायद बॉलीवुड अभी तक उस बदलाव को पूरी तरह समझ नहीं पाया है। दुनिया बदल चुकी है। 1990 के दशक में युद्ध की परिभाषा अलग थी। देश एक दूसरे पर हमला करते थे, टैंक चलते थे, फाइटर जेट उड़ते थे, सीमा पर सैनिक लड़ते थे। लेकिन 2025 की दुनिया में युद्ध के नए हथियार हैं। डेटा, एआई, साइबर नेटवर्क, सेमीकंडक्टर, सैटेलाइट और सोशल मीडिया। आज किसी देश को कमजोर करने के लिए जरूरी नहीं कि उसके ऊपर बम गिराए जाए। कई बार सिर्फ उसकी अर्थव्यवस्था को हिलाना ही काफी होता है। कई बार सिर्फ उसकी जानकारी चुराना ही काफी होता है। और कई बार सिर्फ उसके नागरिकों की सोच बदल देना ही काफी होता है। यही आधुनिक इंटेलिजेंस वॉरफेयर है। चीन बनाम अमेरिका, नई जासूसी की दुनिया। दुनिया की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस लड़ाई आज भारत और पाकिस्तान के बीच नहीं चल रही, वो अमेरिका और चीन के बीच चल रही है। क्यों? क्योंकि दोनों जानते हैं कि भविष्य की शक्ति सिर्फ सेना से तय नहीं होगी। भविष्य की शक्ति तय होगी किसके पास डेटा है, किसके पास एआई है, किसके पास चिप्स है और किसके पास टेक्नोलॉजी पर नियंत्रण है। आज अमेरिका टिकटॉक को सिर्फ एक ऐप की तरह नहीं देखता, वो उसे एक संभावित डेटा हथियार की तरह देखता है। उसी तरह चीन गूगल, मेटा और माइक्रोसॉफ्ट को सिर्फ कंपनियां नहीं मानता, वो उन्हें रणनीतिक संपत्ति मानता है। यानी आज की जासूसी दुनिया में एजेंट सूट पहनकर बंदूक नहीं चला रहा, वो सर्वर चला रहा है, कोड लिख रहा है, नेटवर्क बना रहा है। भारत की नई चुनौतियां, यहीं पर भारत की कहानी शुरू होती है। भारत अब सिर्फ पाकिस्तान केंद्रित सुरक्षा सोच से आगे बढ़ चुका है। आज भारत के सामने 3 बड़े मोर्चे हैं। पहला, चीन। चीन सिर्फ एक पड़ोसी देश नहीं है, वो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। उसके पास विशाल तकनीकी क्षमता है। उसकी साइबर क्षमताएं दुनिया की सबसे उन्नत क्षमताओं में गिनी जाती है। भारत के लिए ये केवल सैन्य चुनौती नहीं है, ये आर्थिक और तकनीकी चुनौती भी है। दूसरा, साइबर युद्ध। आज किसी देश के बैंकिंग सिस्टम पर हमला हो सकता है, पावर ग्रिड बंद किए जा सकते हैं, एयरपोर्ट सिस्टम बाधित किए जा सकते हैं, सरकारी डेटा चोरी किया जा सकता है, और ये सब बिना एक भी गोली चलाए किया जा सकता है। यानी भविष्य का युद्ध कई बार ऐसा होगा जिसे आम नागरिक देख भी नहीं पाएगा। तीसरा, सूचना युद्ध। आज सोशल मीडिया सिर्फ मनोरंजन का माध्यम नहीं है, ये प्रभाव का हथियार है। एक वायरल वीडियो, एक झूठी खबर, एक समन्वित अभियान और लाखों लोगों की सोच प्रभावित हो सकती है। यही कारण है कि दुनिया की सभी बड़ी शक्तियां सूचना युद्ध पर अरबों डॉलर खर्च कर रही है। बॉलीवुड अभी भी पुरानी कहानी क्यों सुना रहा है? यहाँ अल्फा और धुरंधर का अंतर समझ आता है। बॉलीवुड के लिए समस्या यह है कि वास्तविक इंटेलिजेंस युद्ध बहुत जटिल है। डेटा चोरी पर फिल्म बनाना आसान नहीं, साइबर नेटवर्क पर फिल्म बनाना आसान नहीं, एआई युद्ध को रोमांचक तरीके से दिखाना आसान नहीं। लेकिन एक रॉ एजेंट को हेलीकॉप्टर से कूदते हुए दिखाना आसान है, एक कार चेस दिखाना आसान है, एक विस्फोट दिखाना आसान है। इसलिए कई बार फिल्में वास्तविकता की बजाय मनोरंजन चुनती है, और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। समस्या तब होती है जब दर्शक अधिक परिपक्व हो जाते हैं, और आज भारत का दर्शक पहले से कहीं ज्यादा जागरूक है। भारतीय दर्शक बदल चुके हैं। एक समय था जब सिर्फ स्टार पावर फिल्म बेच देती थी, लेकिन आज नहीं। आज दर्शक यूट्यूब पर जियोपॉलिटिक्स देखते हैं, पॉडकास्ट सुनते हैं, रक्षा विश्लेषण देखते हैं, वैश्विक राजनीति समझते हैं। उन्हें पता है कि आधुनिक युद्ध सिर्फ सीमा पर नहीं लड़ा जाता। इसलिए जब कोई फिल्म वास्तविकता के करीब दिखती है, लोग तुरंत उससे जुड़ जाते हैं।
यही कारण है कि धुरंधर के बारे में चर्चा इतनी तेजी से बढ़ी। लोगों को उसमें सिर्फ एक फिल्म नहीं दिखी, उन्हें उसमें एक नई दिशा दिखाई दी। लेकिन क्या यथार्थवाद ही सफलता की गारंटी है? यहाँ कहानी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि इतिहास बताता है कि केवल यथार्थवादी होना सफलता की गारंटी नहीं है। सिनेमा का काम सिर्फ जानकारी देना नहीं होता, सिनेमा का काम भावनाएं पैदा करना भी होता है। यही कारण है कि कई बार पूरी तरह काल्पनिक फिल्में भी सुपरहिट हो जाती है और कई बार अत्यधिक यथार्थवादी फिल्में असफल हो जाती है। इसलिए अल्फा की सबसे बड़ी ताकत अभी भी मौजूद है। उसके पास विशाल ब्रांड वैल्यू है, उसके पास स्पाई यूनिवर्स है, उसके पास बड़े सितारे हैं और सबसे महत्वपूर्ण, उसके पास पहले से मौजूद दर्शकों का आधार है। लेकिन दर्शकों की उम्मीदें अब पहले जैसी नहीं रही। असली लड़ाई अब शुरू होती है, क्योंकि अल्फा और धुरंधर की तुलना वास्तव में दो फिल्मों की तुलना नहीं है, ये दो विचारों की लड़ाई है। पहला विचार, बड़े सितारे, बड़ा एक्शन, बड़ा यूनिवर्स। दूसरा विचार, यथार्थवाद, रणनीति, भूराजनीति और आधुनिक युद्ध की सच्चाई। और अगले भाग में हम देखेंगे कि कैसे बॉलीवुड का पूरा बिजनेस मॉडल बदल रहा है। क्यों आज के दर्शक सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि विश्वसनीयता भी मांग रहे हैं, और क्यों अल्फा वर्सेस धुरंधर की ये बहस आने वाले वर्षों में बॉलीवुड का भविष्य तय कर सकती है। हर पीढ़ी का अपना एक सिनेमाई मोमेंट होता है, एक ऐसा मोमेंट जब दर्शक अचानक तय करते हैं कि अब उन्हें पुरानी कहानियां नहीं चाहिए। और शायद भारतीय सिनेमा आज उसी मोड़ पर खड़ा है, क्योंकि अल्फा और धुरंधर के बीच जो बहस चल रही है वो सिर्फ दो फिल्मों की लड़ाई नहीं है, ये उस सवाल की लड़ाई है कि आने वाले 10 सालों में बॉलीवुड आखिर किस दिशा में जाएगा, पुराने फॉर्मूलों की तरफ या नई वास्तविकताओं की तरफ। एक समय था जब सिर्फ स्टार ही फिल्म बेचता था। 2000 के दशक में बॉलीवुड का बिजनेस मॉडल बहुत सीधा था, बड़ा स्टार, बड़े गाने, बड़ा बजट और फिल्म हिट। कहानी अच्छी है या नहीं, ये दूसरा सवाल था। पहला सवाल हमेशा यही होता था, हीरो कौन है। लेकिन ओटीटी के आने के बाद सब कुछ बदल गया। दर्शकों के पास विकल्प बढ़ गए। अब वे सिर्फ बॉलीवुड नहीं देखते, वे कोरियन ड्रामा देखते हैं, हॉलीवुड सीरीज देखते हैं, डॉक्यूमेंट्री देखते हैं, यूट्यूब पर जियोपॉलिटिकल एनालिसिस देखते हैं। और जब एक दर्शक दुनिया भर का कंटेंट देख रहा हो तो उसे प्रभावित करना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो जाता है। भारतीय दर्शक पहले से ज्यादा जागरूक है। आज का औसत दर्शक 10 साल पहले वाले दर्शक जैसा नहीं है। आज वो जानता है चीन क्या कर रहा है, अमेरिका क्या कर रहा है, रूस यूक्रेन युद्ध क्यों हुआ, ताइवान इतना महत्वपूर्ण क्यों है, एआई दुनिया को कैसे बदल रहा है, डेटा नई ऑयल इकोनॉमी क्यों बन चुका है। और यही कारण है कि आज दर्शक सिर्फ एक्शन देखकर संतुष्ट नहीं होते, वे पूछते हैं कहानी कितनी विश्वसनीय है, क्या ये वास्तविक दुनिया जैसी लगती है, क्या ऐसा वास्तव में हो सकता है। यही सवाल अल्फा और धुरंधर की तुलना के केंद्र में है। हॉलीवुड पहले ही ये बदलाव देख चुका है। अगर आप ध्यान से देखें तो हॉलीवुड भी इसी बदलाव से गुजरा है। पहले जासूसी फिल्मों का मतलब था जेम्स बॉन्ड, लग्जरी कारें, गैजेट्स, विलेन और दुनिया बचाने वाला एक सुपर एजेंट। लेकिन फिर जेसन बॉर्न आया, फिर सिकेरियो आई, फिर जीरो डार्क 30 आई, फिर होमलैंड जैसी सीरीज आई। इन सभी ने एक चीज की, उन्होंने जासूसी को अधिक वास्तविक बनाया, कम ग्लैमर्स, ज्यादा खतरनाक, ज्यादा जटिल। और दर्शकों ने इसे पसंद किया क्योंकि उन्हें लगा ये वास्तविक दुनिया के करीब है। भारत में ये बदलाव अभी शुरू हुआ है। भारत में लंबे समय तक देशभक्ति का मतलब था सीमा पर युद्ध, पाकिस्तान और सैनिक। लेकिन आज भारत की रणनीतिक चुनौतियां बहुत बड़ी है। इंडो पैसिफिक, चीन, सेमीकंडक्टर, सप्लाई चेन, साइबर सुरक्षा, स्पेस टेक्नोलॉजी, एआई, डेटा, ये सभी आधुनिक राष्ट्रीय सुरक्षा के हिस्से हैं। और यही कारण है कि दर्शक अब ऐसी कहानियां देखना चाहते हैं जो वास्तविक दुनिया से जुड़ी हों। अल्फा की सबसे बड़ी चुनौती, अल्फा की सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि वो खराब फिल्म हो सकती है, बल्कि ये है कि वो ऐसे समय में आ रही है जब दर्शकों की अपेक्षाएं बदल चुकी है। स्पाई यूनिवर्स की शुरुआत एक ताजा विचार थी, लेकिन अब वही फॉर्मूला कई बार इस्तेमाल हो चुका है। टाइगर, वॉर, पठान, टाइगर 3 और अब अल्फा। जब एक ही शैली बार बार दोहराई जाती है तो दर्शक धीरे धीरे उससे परिचित हो जाते हैं और फिर वे कुछ नया खोजने लगते हैं।
यही हर सफल फ्रेंचाइजी के साथ होता है। धुरंधर को लेकर उत्साह क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है कि ये फिल्म शायद अलग रास्ता चुन रही है। धुरंधर को देखकर ऐसा लगता है कि ये सिर्फ एक्शन पर निर्भर नहीं है, ये ऑपरेशंस पर फोकस कर रही है, रणनीति पर फोकस कर रही है, सिस्टम पर फोकस कर रही है, और सबसे महत्वपूर्ण, ये हीरो बनाम विलेन की सरल कहानी से आगे जाने की कोशिश करती दिख रही है। आज की दुनिया में दुश्मन हमेशा दिखाई नहीं देता। कई बार दुश्मन एक एल्गोरिथम होता है, कई बार एक डेटा नेटवर्क, कई बार एक आर्थिक निर्णय, और कई बार एक गलत सूचना अभियान। यही आधुनिक दुनिया की जटिलता है। लेकिन एक बड़ा खतरा भी है। यहीं पर बहुत सारी फिल्में असफल हो जाती है, क्योंकि वास्तविकता को दिखाना आसान नहीं है। अगर फिल्म बहुत ज्यादा तकनीकी हो जाए तो दर्शक बोर हो सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा सरल हो जाए तो विश्वसनीयता खत्म हो सकती है। यानी संतुलन बनाना सबसे कठिन काम है। हॉलीवुड भी इस चुनौती से जूझता रहा है, और अब बॉलीवुड के सामने भी यही चुनौती है। असली विजेता कौन होगा, ये सवाल अभी किसी के पास नहीं है, क्योंकि ट्रेलर और टीजर अक्सर भ्रम पैदा करते हैं। कई बार शानदार ट्रेलर वाली फिल्में असफल हो जाती है, और कई बार साधारण ट्रेलर वाली फिल्में इतिहास बना देती है। लेकिन एक चीज साफ दिखाई दे रही है, भारतीय दर्शकों की पसंद बदल रही है, और यही सबसे बड़ी कहानी है। भारत का नया दर्शक क्या चाहता है? वो सिर्फ मनोरंजन नहीं चाहता, वो समझना भी चाहता है। वो सिर्फ देशभक्ति नहीं चाहता, वो रणनीति भी समझना चाहता है। वो सिर्फ एक्शन नहीं चाहता, वो संदर्भ भी चाहता है। और यही कारण है कि आज जियोपॉलिटिक्स, रक्षा, अर्थव्यवस्था और इतिहास से जुड़े कंटेंट करोड़ों लोग देख रहे हैं। दर्शक विकसित हो चुका है। अब सवाल यह है, क्या बॉलीवुड भी उतनी ही तेजी से विकसित होगा? और यहीं से कहानी सबसे दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अल्फा वर्सेस धुरंधर की असली लड़ाई बॉक्स ऑफिस पर नहीं लड़ी जाएगी। ये लड़ाई दर्शकों के दिमाग में लड़ी जाएगी। एक तरफ सिनेमाई स्पेक्टेकल होगा, दूसरी तरफ यथार्थवाद का दावा। एक तरफ फ्रेंचाइजी की ताकत होगी, दूसरी तरफ नई सोच की भूख। और अंतिम भाग में हम देखेंगे कौन सा मॉडल भविष्य में बॉलीवुड पर राज कर सकता है। क्या स्पाई यूनिवर्स अपनी बादशाहत बचा पाएगा, या भारतीय सिनेमा एक बिल्कुल नए युग में प्रवेश करने वाला है। हर दौर में एक ऐसा पल आता है जब पूरी इंडस्ट्री को फैसला करना पड़ता है कि वो आगे किस दिशा में जाएगी। 1990 के दशक में बॉलीवुड ने फैमिली ड्रामा चुना, 2000 के दशक में रोमांस और स्टार पावर, 2010 के दशक में यूनिवर्स, फ्रेंचाइज और बड़े बड़े एक्शन ब्लॉकबस्टर्स। लेकिन 2025 और उसके बाद का दशक एक नया सवाल पूछ रहा है, क्या दर्शक अब सिर्फ मनोरंजन चाहते हैं, या वे ऐसी कहानियां चाहते हैं जो वास्तविक दुनिया को भी समझाएं? और इसी सवाल के बीच खड़ी है दो फिल्में, अल्फा और धुरंधर। अल्फा क्या रिप्रेजेंट करती है? अल्फा सिर्फ एक फिल्म नहीं है, वो एक पूरे बिजनेस मॉडल का प्रतिनिधित्व करती है। एक ऐसा मॉडल जिसने पिछले 10 सालों में बॉलीवुड को कई सौ करोड़ की फिल्में दी। एक ऐसा मॉडल जिसमें स्टार पावर है, बड़ा बजट है, इंटरनेशनल लोकेशंस है, कनेक्टेड यूनिवर्स है, और सबसे महत्वपूर्ण, पहले से मौजूद फैन बेस है। अल्फा के पास वो सब कुछ है जो किसी भी मेगा ब्लॉकबस्टर को चाहिए। इसलिए जो लोग सोचते हैं कि अल्फा को सिर्फ इसलिए नुकसान होगा क्योंकि कुछ लोगों ने टीजर की आलोचना की है, वे शायद बॉलीवुड के बिजनेस को पूरी तरह नहीं समझते। फ्रेंचाइज की सबसे बड़ी ताकत होती है उसकी ऑडियंस पहले से तैयार होती है। मार्वल ने यही किया, फास्ट फ्यूरियस ने यही किया, मिशन इम्पॉसिबल ने यही किया, और वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स भी इसी रास्ते पर चल रहा है। लेकिन फ्रेंचाइज की सबसे बड़ी कमजोरी भी यही होती है। इतिहास बताता है कि हर सफल यूनिवर्स एक समय के बाद थकने लगता है। क्यों? क्योंकि दर्शक पैटर्न पहचान लेते हैं। उन्हें पता चल जाता है कौन बचेगा, कौन मरेगा, कौन हीरो होगा, कौन विलेन होगा, और फिर सरप्राइज खत्म होने लगते हैं। यही कारण है कि दुनिया की लगभग हर बड़ी फ्रेंचाइज एक समय के बाद रीइन्वेंट होने की कोशिश करती है, क्योंकि अगर आप बदलते नहीं तो दर्शक बदल जाते हैं। धुरंधर क्या रिप्रेजेंट करती है? धुरंधर सिर्फ एक फिल्म नहीं है, वो एक ट्रेंड का प्रतिनिधित्व करती है। एक ऐसे ट्रेंड का जिसमें दर्शक कह रहे हैं, हमें कुछ नया दिखाओ, हमें वास्तविक दुनिया के करीब लेकर जाओ, हमें सिर्फ एक्शन नहीं, संदर्भ भी चाहिए। ये वही कारण है जिसकी वजह से आज YouTube पर जियोपॉलिटिक्स चैनल करोड़ों व्यूज लेते हैं, रक्षा विश्लेषण वायरल होता है, इकोनॉमिक डॉक्यूमेंट्रीज लाखों लोग देखते हैं, और लोग दुनिया को समझने की कोशिश कर रहे हैं। धुरंधर इसी भूख को कैप्चर करने की कोशिश करती हुई दिखाई देती है।
लेकिन यहाँ एक बड़ा भ्रम है। बहुत लोग मानते हैं कि रियलिस्टिक का मतलब बेहतर होता है, लेकिन सिनेमा में ये हमेशा सच नहीं होता, क्योंकि आखिरकार फिल्म एक भावनात्मक माध्यम है। लोग थिएटर में सिर्फ सीखने नहीं जाते, वे महसूस करने जाते हैं। वे रोमांच चाहते हैं, वे तनाव चाहते हैं, वे विजय का अनुभव चाहते हैं। इसलिए केवल यथार्थवाद किसी फिल्म को सफल नहीं बना सकता, उसे मनोरंजक भी होना पड़ेगा। और यही धुरंधर की सबसे बड़ी परीक्षा होगी। भारतीय सिनेमा का नया दर्शक। अगर आज का दर्शक 10 साल पहले वाले दर्शक से अलग है, तो उसका कारण इंटरनेट है। पहले जानकारी सीमित थी, आज हर व्यक्ति की जेब में पूरी दुनिया है। एक कॉलेज छात्र भी आज इंडो पैसिफिक रणनीति समझ सकता है। एक ऑफिस कर्मचारी भी सेमीकंडक्टर युद्ध के बारे में पढ़ सकता है। एक सामान्य दर्शक भी एआई, साइबर सुरक्षा और वैश्विक राजनीति पर चर्चा कर सकता है। यानी दर्शक का ज्ञान स्तर बढ़ चुका है। और जब दर्शक बदलता है, तो कहानियां भी बदलती है। असली युद्ध बॉक्स ऑफिस पर नहीं होगा। ये बात शायद सबसे महत्वपूर्ण है। लोग सोचते हैं कि अल्फा वर्सेस धुरंधर की लड़ाई बॉक्स ऑफिस पर होगी, लेकिन असली लड़ाई वहां नहीं है। असली लड़ाई है दर्शकों की अपेक्षाओं की लड़ाई। अगर अल्फा सफल होती है, तो इसका मतलब होगा कि बड़ा यूनिवर्स मॉडल अभी भी काम कर रहा है। अगर धुरंधर सफल होती है, तो इसका मतलब होगा कि दर्शक नई तरह की रणनीतिक और यथार्थवादी कहानियों के लिए तैयार है। और अगर दोनों सफल होती है, तो इसका मतलब होगा कि भारतीय सिनेमा का बाजार पहले से कहीं बड़ा हो चुका है। बॉलीवुड का अगला दशक कैसा होगा? बहुत संभव है कि आने वाले वर्षों में हम 2 बड़े ट्रेंड देखें। पहला ट्रेंड, बड़े सिनेमैटिक यूनिवर्स, फ्रेंचाइज, कनेक्टेड स्टोरी लाइन, मेगा स्टार्स, बड़े एक्शन सेट पीस, यानी अल्फा वाला मॉडल। दूसरा ट्रेंड, डॉक्यूमेंट्री स्टाइल स्टोरी टेलिंग, जियोपॉलिटिक्स, राष्ट्रीय सुरक्षा, इकोनॉमिक वॉरफेयर, टेक्नोलॉजी, एआई और वास्तविक दुनिया की घटनाओं से प्रेरित फिल्में, यानी धुरंधर वाला मॉडल। और शायद सबसे बड़ा बदलाव यही है, क्योंकि पहली बार भारतीय दर्शक दोनों चीजें चाहते हैं। उन्हें मनोरंजन भी चाहिए और बुद्धिमत्ता भी। उन्हें एक्शन भी चाहिए और संदर्भ भी। उन्हें देशभक्ति भी चाहिए और वास्तविकता भी, यानी भविष्य उसी फिल्म निर्माता का होगा जो इन दोनों दुनियाओं को जोड़ पाएगा। कंक्लूजन, तो आखिर अल्फा बेहतर है या धुरंधर? सच्चाई ये है कि अभी किसी को नहीं पता, क्योंकि ट्रेलर और टीजर सिर्फ वादे होते हैं। फैसला हमेशा फिल्म करती है। लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, ये बहस 2 फिल्मों की नहीं है। ये बहस उस दिशा की है जिसमें भारतीय सिनेमा आगे बढ़ने वाला है। एक तरफ पुराना स्थापित मॉडल, दूसरी तरफ नई उभरती हुई सोच। और शायद पहली बार दर्शक खुद तय करेंगे कि बॉलीवुड का भविष्य कैसा दिखेगा। क्योंकि अंत में फिल्में स्टूडियो नहीं चलाते, सितारे नहीं चलाते, क्रिटिक्स नहीं चलाते, फिल्में दर्शक चलाते हैं। और 2025 का भारतीय दर्शक पहले से कहीं ज्यादा जागरूक, ज्यादा जिज्ञासु और ज्यादा मांग करने वाला है। यही वजह है कि अल्फा वर्सेस धुरंधर सिर्फ एक फिल्मी मुकाबला नहीं, बल्कि बॉलीवुड के अगले दशक की दिशा तय करने वाली लड़ाई बन चुका है।